My name is Dr. Fatma Rizvi. I am Associate Professor of Pharmacology, and today we will discuss the drug that used for the treatment of arrhythmias, that also known as anti-arrhythmic drugs. So we will discuss about the definitions of arrhythmias and their different types, and discuss the different classes of anti-arrhythmic drugs and their mechanism of action, and their pharmacological effects, their clinical uses, and adverse effects. Okay, first of all, what is antiarrhythmic agents? Antiarrhythmic agents or drugs that are used for the treatment or prevention of arrhythmias or irregularity of cardiac rhythm are called antiarrhythmic drugs. So what is arrhythmias? Arrhythmias, a rhythm means absence of rhythm. Arrhythmia means a rhythm means absence of normal rhythm. Normal rhythm means heart rate is between normal heart rate is between 60 to 100. अगर below 60 है तो वो ब्रैडिकार्डिया एंड एवी ब्लॉक में भी जा सकता है. अगर हायर more than 100 है तो टैकिकार्डिया, then fibrillations and flutter. Fibrillation and flutters में भी आपका atrial origin हो सकता है एंड ventricular origin भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, और रिदम क्या है कि आपके जो भी पेस मेकर जो है वो नॉर्मल पेस मेकर क्या होगा कि आपके ऐसे नोड होगा. ठीक है, आपकी जो भी जनरेशन होगी, आपकी जो एक्टिविटी जो आपकी ऐसे नोड जो एट्रिया में वहां से आपकी जनरेशन होगी एक्शन पोटेंशियल, देन वो ट्रांसफर होगा एवी नोड की तरफ, देन फ्रीक्वेंसी फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल की तरफ एक्शन पोटेंशियल को लेके जाएंगे. तो आपके अगर नॉर्मल पेस मेकर एक्टिविटी ऐसे नोड की तरफ है तो ये नॉर्मल रिदम है. ठीक है. अच्छा, so cardiac arrhythmia means abnormalities in rate, यानी कि रेट 60 to 100 से जो है उसकी रेंज से वेरीज कर जाए, रिदम जो है वो वेरीज हो जाए, साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि अगर एक्शन पोटेंशियल का साइट ऑफ ओरिजिन ऐसे नोट है तो एक्टोपिक पेस मेकर एक्टिविटी वहां पे जनरेट हो जाए, आइदर ड्यू टू इस्कीमिया और आइदर ड्यू टू इंजरी. ठीक है. और कंडक्शन ऑफ कार्डियक इंपल्स जो है मे बी उसमें आपके जो ऐसे नोड से एवी नोड से देन परकेंजी फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स पे जा रहा है, मे बी वहां पे री एंट्री या एक्सेसरी पाथवे जो है ना, एक्स्ट्रा पाथवे वो जनरेट हो चुका हो. ठीक है. ये मेरे ख्याल से आपने मेडिसिन में भी कवर कर चुका होगा. ठीक है. तो बेसिकली कॉजेस ऑफ एरिथमियास क्या है? डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन, डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन आइदर ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है, यानी कि आइदर डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन और आइदर ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पल्स कंडक्शन. ठीक है. डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पल्स जनरेशन मींस क्या है कि आइदर ड्यू टू एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेशन, यानी कि आपकी आइदर जो ऑटोमेटिसिटी है हार्ट कार्डियक टिश्यू की वो आइदर इंक्रीज हो जाए और आइदर डिक्रीज हो जाए, और आइदर आपका एक्टोपिक जो है वो फोकाई बन चुका हो. ठीक है, पेस मेकर का एक्टोपिक फोकाई वहां पे बन चुका हो. ठीक है, यानी कि डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी ऑफ ऐसे नोड और आइदर एनहेंस ऑटोमेटिसिटी ऑफ ऐसे नोड, और आइदर इम्पल्स जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा हो फ्रॉम एक्टोपिक फोकाई. वो क्यों जनरेट होता है? आइदर ड्यू टू इस्कीमिया, ड्यू टू इंजरी, और ड्यू टू आइदर आपकी जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आइदर एसिडोसिस और हाइपोक्लेमिया की वजह से हो रहा हो. एंड ट्रिगर एक्टिविटी मोस्टली ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ आयंस, यानी कि अगर इंटरसेलुलर कैल्शियम के आयंस की रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गई तो मे बी आपके नॉर्मल डीपोलराइजेशन शुड बी फॉलो बाय अनदर डीपोलराइजेशन. ठीक है, और उस डीपोलराइजेशन में भी अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन हो सकता है और डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन हो सकता है. अगर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है, अगर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन होगा तो आपके अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन मींस कि डीपोलराइजेशन जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है उसके साथ ही वो मर्ज हो चुका है. ठीक है, जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है उसके साथ ही वो मर्ज हो चुका है. ठीक है, तो वो क्या करेगा? प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा उससे. ठीक है, और लेट आफ्टर डीपोलराइजेशन यानी कि एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल आया, जनरेट हुआ, ठीक है, डीपोलराइजेशन हुई, एंड देन उसके फौरन बाद आपकी अर्ली लेट आपकी डीपोलराइजेशन एक और स्टार्ट होगी बिफोर आपका जो एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उससे पहले, विच इज कॉल्ड लेट आफ्टर डीपोलराइजेशन. उससे क्या होता है कि हार्ट रेट में भी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है. एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन मींस कंडक्शन में भी देयर इज कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, और री एंट्री फिनोमेना यानी कि आइदर ड्यू टू स्कीमिक चेंजेस की वजह से एक एरिया आपका डैमेज है तो वहीं पे वो सर्किट फॉर्म में वहां पे री एंट्री
सर्किट फॉर्म हो जाएगा। एसेसरी पाथवे यानी कि वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में जैसे एसेसरी पाथवे जनरेट हो जाता है जो कंडक्शन करवाता है कार्डियक टिश्यू में इम्पल्सेस को। ठीक है, कंडक्शन ब्लॉक में भी आपका फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, और री-एंट्री फेनोमेना मींस कि आपकी जो इंजरी है उस एरिया में सर्किट जो है, जो करंट है वो दोबारा से आपकी फ्लो हो रहा है। मे बी मेरे ख्याल से आपने मेडिसिन में ज्यादा अच्छी तरीके से ये कवर कर लिया होगा। ठीक है, अब जो भी हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, जो भी हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स यूज करते हैं, वो मोस्टली उसका इफेक्ट कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में होता है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू अवर ड्रग्स, तो आपको कार्डियक एक्शन पोटेंशियल्स को थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, जो फिजियोलॉजी में आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। ठीक है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो है वो फेजेस आपको पता है कि 5 फेजेस हैं। फेज 0 विच इज रैपिड डीपोलाराइजेशन, फेज 1 इज अर्ली repolarization, phase 2 is plateau phase, phase 3 is rapid repolarization, phase 4 is resting phase और diastolic depolarization, इसमें spontaneously sodium channels open होते हैं and then वो आपकी depolarization की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, phase 0 is आपकी depolarization है, उसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम इनफ्लक्स होगा और आपकी 0 फेज में आपकी अप स्ट्रोक होगा। ठीक है, 0 फेज में अप स्ट्रोक होगा ड्यू टू डीपोलाराइजेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। इसके सोडियम चैनल्स ओपनिंग के साथ साथ आपके पोटेशियम चैनल्स भी ओपन होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो इतने ज्यादा ओपन नहीं होते। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट फेज में आपकी अर्ली डीपोलाराइजेशन होती है, लेकिन ग्राफ फौरन नीचे नहीं आता। क्यों नीचे नहीं आता? क्योंकि आपके पास वहां पे कैल्शियम चैनल्स भी ओपन होते हैं जो प्लेट्यू फेज यानी कि ग्राफ को एक मेंटेन रखता है। ठीक है, उस पॉजिटिविटी की तरह मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद रैपिड रिपोलाराइजेशन मींस कि आपके पास कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ पोटेशियम चैनल्स और ज्यादा ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वो रिपोलाराइजेशन की तरफ ले जाएगी यानी कि नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एनिमेशन डाली थी, वो शायद यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है। इसमें मैंने पूरी फेज बताई हुई थी कि रेस्टिंग फेज में और आपके जैसे स्टिमुलस आया ओपन होगी, फास्ट आपके पास डिपोलाराइजेशन हुई। ठीक है, उसके बाद सोडियम चैनल्स, येलो कलर का जो है वो सोडियम चैनल्स है, जो पर्पल कलर है या ब्लू कलर है वो आपका पोटेशियम चैनल्स है, एंड जो रेड कलर है वो कैल्शियम चैनल्स है। कैल्शियम चैनल्स प्लेट्यू आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेट्यू फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब वोल्टेज गेटिंग सोडियम चैनल्स है। ठीक है, इनकी स्टेजेस जो है वो आइदर रेस्टिंग स्टेज में होगा, आइदर ओपन स्टेज में होगा और आइदर इनएक्टिवेटेड स्टेज में होगा। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में मींस वो आपकी 0 फेज से पहले 4 यानी कि फेज 4 में आपकी मोस्टली जो भी आपके सोडियम चैनल्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। रेस्टिंग स्टेज में आपके 2 लेड है सोडियम चैनल्स पे, एक अपर लेड है एंड लोअर लेड है। रेस्टिंग स्टेज में जो आपका अपर लेड है वो क्लोज होता है। ठीक है, और आपके जो लोअर लेड है वो ओपन होता है। जैसे ही वो ओपन होगा तो आपके पास जो अपर लेड ओपन होगा तो आपकी सोडियम इन्फ्लक्स आना शुरू हो जाएगी, विच इज कॉल्ड ओपन स्टेट। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज यानी मींस कि आपकी जो लोअर लेड था जो पहले रेस्टिंग स्टेज पे खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा, बेशक अपर वाला लेड नहीं बंद होगा, विच इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड स्टेट। मोस्टली जो भी एंटी एरिथमिक ड्रग जो सोडियम चैनल्स पे एक्ट करती है, जो भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके आपकी डीपोलाराइजेशन को ब्लॉक करती है, वो मोस्टली एक्ट ऑन ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक है, यानी कि आपकी जो ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट है, ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट उन्हीं टिश्यूज में होगा, उन्हीं कार्डियक टिश्यूज में होगा जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई है, यानी कि वहां पे टैकीकार्डिया और फिब्रिलेशन एंड फ्लटर्स की वजह से आपकी एक्टिविटी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो उनमें मोस्टली जो आपके एक्ट करता है, आपके जो भी सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स जो हम एंटी एरिथमिक्स के तौर पे यूज करते हैं, वो मोस्टली एक्ट करता है आपके ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट। ये ओपन स्टेट है, अपर लेट ओपन होगा, सोडियम चैनल्स, सोडियम आयंस जो है वो सोडियम चैनल्स के थ्रू इनसाइड आएंगे। ठीक है, देन आपके पास इनएक्टिव स्टेज पे लोअर लेट जो है आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? हमारे पास 4 बेसिक क्लासिफिकेशंस है ऑफ क्लासेस है ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। नंबर 1 है सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स,
Number 2 is beta blockers. Number 3 is potassium channel blockers. Number 4 is calcium channel blockers. ठीक है, नंबर 1 इज सोडियम चैनल्स ब्लॉकर, नंबर 2 बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 इज आपके पास पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर एंड क्लास 4 इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर आपने एंटी एंजाइनल ड्रग्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इस वजह से मैं इसको सिर्फ सुपरफिशियली लेके चलूंगी. जो यहाँ पे मैं डिटेल में लेके जाऊंगी वो सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर को लेके जाऊंगी. ठीक है, अच्छा तो सोडियम चैनल्स ब्लॉकर ये मैंने इसके ग्राफ के थ्रू बता दिया कि कौन सी ड्रग्स कहाँ पे ऐड करेगी. क्लास 1 ड्रग ऐड करेगी जीरो फेज पे, यानी कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा के डीपोलराइजेशन को ब्लॉक करवा देगी. ठीक है, अच्छा अब इस सोडियम चैनल्स ब्लॉकर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया इनटू 1A, 1B एंड 1C. 1A मींस कि इसका ब्लॉकेज इफेक्ट्स ऑन सोडियम चैनल्स मॉडरेट है. ठीक है, मॉडरेट सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज इफेक्ट है. और क्लास 1B का है वीकली ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल्स को, और क्लास 1C जो है वो स्ट्रांगली ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल्स को. ठीक है, 1A जो है वो मॉडरेटली ब्लॉक करा रहा है सोडियम चैनल्स को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो रिकवरी है, रिकवरी 2 यानी टी रिकवरी पीरियड जो है, यानी कि रिकवरी फ्रॉम द इनएक्टिवेशन, रिकवरी फ्रॉम इनएक्टिवेशन जो है वो आपकी मॉडरेटली होगी. वीकली अगर क्लास 1B वीकली ब्लॉक करवा रहा है तो इसका जो टी रिकवरी या रिकवरी फ्रॉम इनएक्टिवेशन जो है वो आपकी फास्ट होगा. ठीक है, विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा. और 1C जो है वो स्ट्रांगली ब्लॉक करवा रहा है सोडियम चैनल्स को, तो इसकी रिकवरी यानी कि रिकवरी फ्रॉम इनएक्टिवेशन जो है वो प्रोलॉन्ग होती है. ठीक है, अच्छा फिर मैं आगे बताती हूँ कि इसको एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की वजह से भी हम इसको डिवाइड किया है. एक तो ये है कि ये मॉडरेट वीक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स की वजह से इसको 3 में डिवाइड किया है, एक की रिकवरी पीरियड की वजह से 3 में डिवाइड किया, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे इफेक्ट्स की वजह से 3 में डिवाइड किया है. ठीक है, जो बहुत BCQs में पूछते हैं कि 1A में एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का इफेक्ट क्या होता है, 1B में क्या होता है, 1C में क्या होता है. ठीक है, क्लास 2 ड्रग जो बीटा ब्लॉकर है वो मोस्टली आपके पास जो ऑटोमेटिसिटी जो होती है जो फेज 4 होती है. ठीक है, बेसिकली फेज 4 में होता है क्योंकि वही प्रिपेयर कर रहा होता है सोडियम चैनल्स को, पोटेशियम चैनल्स को, फिर उसके बाद ही मेम्ब्रेन पोटेशियम्स को नॉर्मल लाता है. ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो फेज 4 पे मोस्टली अफेक्ट करता है. और आपके जो फेज आप आगे बताओगी कि फेज जो ऐसे नोट में भी ये अफेक्ट करवाता है. कैसे नोट मींस क्योंकि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो मैंने ये वाला बताया ना वो नॉन नोडल टिश्यूज में है. ठीक है, क्योंकि कार्डियक टिश्यू ऑटोमेटिक टिश्यू में और नॉन नोडल या नॉन ऑटोमेटिक टिश्यू में डिवाइडेड है. ठीक है, क्लास 3 जो है वो किस फेज पे एक्ट करेगी, वो फेज 3 में एक्ट करेगी, यानी कि वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी. ठीक है, और क्लास 4 फाइनली वो फेज 2 यानी प्लेट्यू फेज पे एक्ट करेगी, वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी. ठीक है, ये फर्दर मैंने क्लासिफिकेशन की डिटेल में इनके नाम भी बता दिए हैं. क्लास 1 में क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपेरामाइड, क्लास 1B में लिग्नोकेट एंड 1C में फ्लैकेनाइट आती है. ठीक है, ये अच्छा इसका जो टी रिकवरी पीरियड जो 1A का टी रिकवरी पीरियड यानी रिकवरी फ्रॉम द इनएक्टिवेशन रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 सेकेंड, क्योंकि ये मॉडरेटली में आता है. ठीक है, 1B का टी रिकवरी यानी रिकवरी फ्रॉम द इनएक्टिवेशन लेस देन 1 सेकेंड. ठीक है, 1C जो है मोर देन 10 सेकेंड, क्योंकि ये स्ट्रांगली ब्लॉक करवा रहा है सोडियम चैनल्स को. बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन आपको पता है, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव पे आता है. नॉन सिलेक्टिव में प्रोप्रानोलॉल जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग्स है, और आपके पास एसिडब्यूटालॉल वगैरह वो अदर में आ जाती है. ठीक है, सिलेक्टिव में. अच्छा, क्लास 3 वाली जो है वो पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर है, उसपे सुटालॉल एंड अमाइड्रॉन. ठीक है, अमाइड्रॉन के जो मोस्टली BCQs रिलेटेड जो है इस एंटी रिथमिक ड्रग्स के होते हैं, और ऑस्मी में भी वो अमाइड्रॉन रिलेटेड होता है. उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है क्योंकि अमाइड्रॉन बेसिकली एक इस क्लास 3 में बेसिकली नहीं आती. ये ऑल इसका इफेक्ट जो होता है ना, क्लास 1 वाला भी है, क्लास 2 वाला भी है, क्लास 3 एंड क्लास 4, यानी कि ऑल 4 क्लासेस के इसमें इफेक्ट्स है. लेकिन उसको फर्दर दिमाग उसको वो करवाने के लिए स्पेसिफाई करवाने के लिए उसको हमने क्लास 3 में डाला है. लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो मल्टीपल होता है, यानी कि वो सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करेगा, बीटा रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करवाएगा, पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करवाएगा एंड कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करवाएगा. और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, इसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज्यादा है,
इसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स बहुत पूछते हैं इसके, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको पता है वेरापेमिल एंड डिल्टाइजम जो कार्डियो सेलेक्टिव है वही इसमें आएंगे। जो वेसल्स वाले हैं, जो मिक्स वाले हैं वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वेसल्स वाले हैं नेफिडिबिन वगैरह, निकार्डिपिन वगैरह, वो इसमें नहीं आते मोस्टली, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल यूजेस, हमारे पास अदर क्लासिफिकेशन यानी कि सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज में हम कौन सी यूज करेंगे, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में हम कौन सा यूज करेंगे, एंड जो सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि आके ऑस्पी में बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज में फर्स्ट चॉइस कौन सी है, तो बहुत से बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको इस वजह से मैंने एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूजेस यहाँ पे मैंने बता दी है, ठीक है। अच्छा, याद करना, क्योंकि एंटी एरिथमिक ड्रग्स के इतने नाम है, इतने क्लासेस हैं, और एक क्लासेस में भी फर्दर क्लासेस है, उसको याद करना जो है वो में बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा एक स्लाइड इसमें डाली है कि आप किस तरह इसको इजीली याद कर सकते हैं। जैसे क्लास 1A में डबल क्वार्टर पाउंडर यानी कि DQP यानी कि डिसोपेरामाइड, क्विनेडिन एंड प्रोकेनामाइड। क्लास 1B विद लेटेस्ट मायो एंड टोमेटो यानी कि LMT, लाइडोकेन, मैक्सिलिटीन एंड टोकेनाइड। एंड 1C का एक न्यूमोनिक मैंने बनाया, मोर फ्राइज प्लीज यानी मोरेसिजिन, फ्लेकेनाइड एंड प्रोपोफेनॉल। और क्लास 2 का, ठीक है, LOL, ठीक है, एंड में आता है। क्लास 3 का सेट, ठीक है, सोटोलॉल और माइड्रॉन और डेफिलिडाइट, ठीक है। और क्लास 1-4 उसी में से है, डिल्टाइजम में आई, ठीक है, डिल्टाइजम में आई, और V जो है वो वेरापेमिल, ठीक है। 1I and V इन क्लास 4 में है, ठीक है। अब इसको डिटेल में लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता चुकी, मैं सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स और पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर को ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सोडियम चैनल्स ब्लॉकर जैसे नाम से जारी है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवाएगा, स्पेसिफिकली मोस्टली ये ब्लॉक करवाएगा ज्यादातर ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट पे। मोस्टली ये ज्यादातर बाइंड करता है ओपन स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स को, उसको ब्लॉक करवाएगा, ठीक है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये कार्डिक सोडियम चैनल्स ब्लॉकिंग इफेक्ट, ठीक है, सोडियम चैनल्स ब्लॉकर जो आपके यूज होते हैं वो उसमें लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं कि वो लोकल नर्व्स की भी मे बी नर्व्स कंडक्शंस को ब्लॉक करवा सकते हैं बाय ब्लॉकिंग या इनहिबिटिंग दी सोडियम चैनल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सोडियम चैनल्स, ठीक है, सोडियम चैनल्स ब्लॉकर पोटेशियम चैनल्स पे भी अफेक्ट कर सकती है। स्पेसिफिकली मोस्टली जो अफेक्ट करती है वो क्लास 1A ड्रग करती है। वो क्लास 1A ड्रग क्या करती है, वो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव पीरियड को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, और यूज डिपेंडेंस मींस कि आपके जो इसकी एक्टिविटीज सोडियम चैनल्स की ज्यादातर एक्टिविटी मोस्टली होती है ऑन ओपन एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट में, यानी कि जो ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट उन्हीं टिश्यूज में होता है जहां पे एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो चुकी है, यानी कि आइदर वो उसमें ओरिजिन हो चुका है एक्टोपिक फोकाई का और उसमें एरिथमिया की तरफ वो जा रहा है, तो उन्हीं टिश्यूज में ही अफेक्ट करेगी, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में जो होगा उसमें ही अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि एक तो हमने क्लास 1 को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू टी रिकवरी पीरियड और अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स ऑन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल्स, ठीक है, यानी कि अगर क्लास 1 है जो है वो मॉडरेटली ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल्स को, क्लास 2 जो है वो माइल्डली ब्लॉक करेगा, इन क्लास C जो है वो स्ट्रांगली ब्लॉक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की वजह से भी हमने इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया है, ठीक है। टी रिकवरी पीरियड यहाँ पे दोबारा मैंने बता दिया। अच्छा, अब क्लास 1A ड्रग जो है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा सम एक्सटेंट स्लोप ऑफ फेज 0, ठीक है, यानी कि उसको डिले कर देगा और स्लो कर देगा, सही है। फेज 0 को स्लो कर देगा, फेज 0 को तो वो मॉडरेटली सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराने के बाद वो स्लो करवा देगा फेज 0 को, ठीक है। अच्छा, और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को वो इंक्रीज किस तरह करवा रहा है कि वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवा रहा है, तो रिपोलाइजेशन जो है विल बी डिले, ठीक है। स्लो वैसे ही आपका डिले हो गया है फेज 0 का, कैल्शियम चैनल्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स को ये ब्लॉक करवा के रिपोलाइजेशन को ये आपके डिले करवा देगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन विल बी इंक्रीजेस। क्लास 1B ड्रग जो है उसका माइल्डली इफेक्ट होता है
सोडियम चैनल्स पे, तो इसका कोई भी मोस्टली आपका फेज 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये डिक्रीज करवाता है बाय ये एक्सेलरेट या फैसिलिटेट करवाता है एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम चैनल्स, यानी कि पोटेशियम चैनल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिपोलराइजेशन है वो जल्दी हो जाती है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो है वो क्लास 1B में डिक्रीज होगा और क्लास 1A में इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्लास 1C में आपका स्ट्रांगली वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवा रहा है, तो स्लोप जो है वो फौरन ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिले हो जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका पोटेशियम चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में 1C का कोई इफेक्ट नहीं है, ये चीज मैंने यहाँ पे भी बता दी, ठीक है। अब क्लास 1A लेके चलते हैं। क्यूनिडीन डिसोपेरामाइड था, ठीक है। क्यूनिडीन जो है आपने क्यूनिडीन में पढ़ा होगा कि क्यूनिडीन जो है कीमोथेरेपी में भी, ये एंटी मलेरियल में पढ़ा होगा कि क्यूनिडीन एंटी मलेरियल भी यूज होती है, पैरोक्सिया ऑफ अननोन रीजन में एंटीपायरेटिक के तौर पे भी यूज हो सकती है, एंटी मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी यूज हो सकती है, और इसमें सम एक्सटेंट एंटी कोलिनर्जिक या एट्रोपिन लाइक एक्शंस भी होते हैं, ठीक है, सम एक्सटेंट, ठीक है। अच्छा, क्यूनिडीन जो है मोस्टली वही जो है सोडियम चैनल्स ओपन एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स पे ब्लॉक करेगी, सोडियम इनफ्लक्स को आपकी ब्लॉक करवा के आपकी अप स्ट्रोक जो फेज 0 का अप स्ट्रोक है वो डिक्रीज करवा देगा, ठीक है। फेज 2 में, फेज 4 में भी स्पॉन्टेनियसली जो सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं उसको भी डिक्रीज करवा देता है, यानी कि फेज 0 और फेज 4 पे मोस्टली इसका इफेक्ट होता है। ये वेल एब्जॉर्ब होती है, 80% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है और लिवर से मेटाबोलाइज होके ये 3 हाइड्रोक्सी क्यूनिडीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो सेम इफेक्ट्स रखते हैं एज आपका जो पेरेंट कंपाउंड है क्यूनिडीन का, उसी तरह, यानी कि वो भी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के आपके पास एक्शन पोटेंशियल को या इफेक्टिव इफेक्टिव पीरियड को, इफेक्टिव पीरियड मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा एब्सोल्यूट एंड रिफ्लेक्टिव है। एब्सोल्यूट में आपके सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, यानी कि रेट को ये कम कर देती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव पीरियड को इंक्रीज करके ये रेट को कम कर देती है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बेशक बढ़ा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव पीरियड भी बढ़ा रही है। रिफ्लेक्टिव पीरियड बढ़ेगा तो सेकंड एक्शन पोटेंशियल जो है वो जल्दी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सोडियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट, इसमें सम एक्सटेंट अल्फा ब्लॉकिंग और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होती हैं, तो ये अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से ये हाइपोटेंशन करवाता है, ठीक है, और सम एक्सटेंट एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स भी करवाता है। अच्छा, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पे भी यूज सकती है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज करवा सकती है, लेकिन ये मोस्टली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाती है। अच्छा, इसका जो स्पेसिफिक मोस्टली जो इसका साइड इफेक्ट्स जो है वो सिंक्रोनिज्म है, जो बहुत इसका कॉमन साइड इफेक्ट्स है। उसमें क्या होता है कि न्यूरोलॉजिक लाइक रिंगिंग इन ईयर्स होते हैं, वॉमिटिंग डायरिया के साथ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे रिंगिंग इन ईयर्स, वर्टाइगो, डेफनेस एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस मिल सकती है, ठीक है। उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनिज्म, ठीक है। अच्छा, कहाँ यूज होती है मोस्टली क्यूनिडीन? क्यूनिडीन को मोस्टली हम एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर और जो वेंट्रिकुलर दोनों में हम आराम से इसे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूनिडीन जो है, अगर हमने जिजॉक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमियास है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने क्यूनिडीन दी, तो वो इंटरेक्ट आपके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करते हैं दोनों ड्रग्स, ठीक है, तो क्यूनिडीन डिजॉक्सिन को डिस्प्ले करवा के खुद बाइंड कर जाती है और साइन और जो टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन है वो इंक्रीज करवा देती है। इस वजह से अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यू टू डिजिटालिस या हो रहा है, जो डिजॉक्सिन हो रहा है, तो उसमें क्यूनिडीन नहीं देंगे, उसमें फर्स्ट चॉइस लाइडोकेन है, ठीक है। अच्छा, साइड इफेक्ट्स मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंक्रोनिज्म इसका मोस्टली साइड इफेक्ट्स है टेनाइटिस, वर्टाइगो, हेडेक, नोजिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, सिंकपी एपिसोड्स हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोस्टली कुछ मतलब पेशेंट्स में ये कार्डियक एक्टिविटी को, मतलब क्योंकि पीआर क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर रहा है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग होने की वजह से कुछ पेशेंट्स में टॉर्सिटी डी पॉइंटिस करवा देते हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली हम एडिनोसिन देते हैं, जो अदर्स एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आ जाती है, ठीक है। क्यूनिडीन जो है मोस्टली अगर कुछ पेशेंट्स में,
ठीक है। टॉर्सिडी पॉइंटिस भी करवा देता है। टॉर्सिडी पॉइंटिस आप लोगों को पता है कि सर्टेन स्पाइक्स बन जाते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी प्रोलॉन्गेशन जो भी करवाती है ड्रग्स मोस्टली, वो आपकी टॉर्सिडी पॉइंटिस करवाती है। उसपे मोस्टली क्लास 1A एंड 1C ड्रग्स आती है एंटी एरिथमिक्स में, ठीक है। एंटी एरिथमिक में क्लास 1A और 1C करवाती है मोस्टली आपकी टॉर्सिडी पॉइंटिस, ठीक है। प्रोकेनामाइड भी क्लास 1A ड्रग है, प्रोटीन डेरिवेटिव है, इसका भी एक्शन क्यूनिडीन लाइक एक्शन है। ये भी ओपन एंड इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके सोडियम इनफ्लक्स को प्रिवेंट करवाएगा, और जो अपस्ट्रोक है, जो जीरो फेज का अपस्ट्रोक है, वो डिक्रीज करवा देगा। इसका जो मोस्टली साइड इफेक्ट्स है वो हाइपोटेंशन है, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस है। इसी वजह से हम ब्रोंकियल अस्थमा या हाइपरसेंसिटिविटी पेशेंट्स में हम इसको नहीं देते। हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस भी हो सकती है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम इन फ्यू पेशेंट्स पे भी हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हम इसकी दे रहे हैं। अगर इसको क्यूनिडीन से कंपेयर करेंगे तो ये होगा कि ये लेस टॉक्सिक इफेक्ट्स रखेगा हार्ट में, यानी कि टॉर्सिडी पॉइंटिस का चांसेस प्रोकेनामाइड में कम होता है, ठीक है। इसकी लेस डिप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मोस्टली इतना ये डिक्रीज नहीं करवाता। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी इसमें इतने नहीं होते। अच्छा, मोस्टली ये भी क्विनिडीन की तरह एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस पे यूज सकता है, एट्रियल टैकिकार्डिया में यूज हो सकता है, एंड वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ओरली एब्जॉर्ब होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 80% होती है, और ये मेटाबोलाइज लिवर से नापा में कन्वर्ट हो जाती है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड में, जो ब्लॉक करवाता है पोटेशियम चैनल्स को, और वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवाने की वजह से एक्शन पोटेशियम को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ हम नहीं देंगे मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस ये करवाता है मोस्टली। तो प्रोकेनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पिछली प्रीवियस यूज की हिस्ट्री है और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं तो उसमें हम नहीं देंगे, और ब्रोंकियल अस्थमा में भी हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करवा के उसके इंसिडेंसेस को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। डिसोपेरामाइड भी क्लास 1A ड्रग्स है, इसका सिमिलर एक्शन है क्यूनिडीन का, क्योंकि वो प्रोटोटाइप ड्रग है क्लास 1A में, ठीक है। एज कम्पेयर टू क्यूनिडीन इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें एज कम्पेयर टू क्यूनिडीन एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जैसे उसमें सिंकोनिज्म की वजह से बिसाइड ऑफ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स, बिसाइड ऑफ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट उसमें डायरिया मिल रहा था, लेकिन इस पे प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स है, इस वजह से इस पे कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशंस वगैरह मिल सकती है, ठीक है। बीसीक्यूज में अगर इस तरह पूछा जाए कि कौन सी एंटी एरिथमिक एजेंट्स हैं जो जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस क्या होगी, ए, यानी कि डिसोपेरामाइड एज कम्पेयर टू क्यूनिडीन आपका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इस वजह से एंटीकोलिनर्जिक रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी उसमें ज्यादा होते हैं। कहाँ हम यूज कर सकते हैं, वही जस्ट लाइक क्यूनिडीन की तरह वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 1A समझ में आ गया, उसमें क्यूनिडीन, डिसोपेरामाइड, ठीक है, और आपके पास इसका मैंने डिफरेंस भी बता दिया दोनों का, ठीक है। अब क्लास 1B, क्लास 1B मैंने क्या बताया था कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को ये डिक्रीज करता है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है, और ये माइल्ड इफेक्ट रखता है और सोडियम चैनल्स ब्लॉकेज इफेक्ट्स में, ठीक है, माइल्ड इफेक्ट रखता है, तो ये स्लोप को स्टेज 0 के इतना डिक्रीज नहीं करता, लेकिन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो डिक्रीज करवा रहा है वो क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये एक्सेलरेट यानी कि फैसिलिटेट करवाएगा ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स की, और इसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, उसमें कौन सी आती है, लिग्नोकेन, मैक्सिलिटीन एंड फेनिटोइन, ठीक है। लिग्नोकेन में आपने मोस्टली देखा होगा कि ये मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन, जो आपकी लोकल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन उसमें भी ये इंक्लूडेड है, ठीक है। ये भी मोस्टली ब्लॉक करेगा इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा एज कम्पेयर टू ओपन चैनल्स को, ठीक है। जो लास्ट स्टेज थी ना जिसमें लोअर लिड क्लोज होती थी सोडियम चैनल्स की, उस स्टेज को ये क्लोज करेगा एज कम्पेयर टू ओपन स्टेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी बेस की वजह से ये वेंट्रिकुलर एरिथमियास में ज्यादातर यूज होता है अपार्ट फ्रॉम एट्रियल टैकिकार्डिया, ठीक है। एट्रियल जो टिश्यूज हैं उसमें जो है मोस्टली टिश्यू जो है उसको स्पॉन्टेनियसली जो
एक ऐसे नोड भी है वहां पे एट्रिया में, तो उसमें ऑटोमेटिसिटी की वजह से ओपन स्टेट जो है वो ज्यादा रहती है। इनएक्टिवेटेड स्टेट में ड्रग्स जो चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, वो बहुत ही ब्रीफ पीरियड होता है। ठीक है, इसी वजह से लिग्नोकेन जो है वो एट्रियल टैकिकार्डिया या एरिथमियास में अफेक्ट नहीं करेगा, मोस्टली ये अफेक्ट करेगा वेंट्रिकुलर एरिथमियास में। और ये फर्स्ट चॉइस है किसमें, जब आपकी डिजिटालिस या डिटॉक्सिन इंड्यूस वेंट्रिकुलर एरिथमियास, उसमें यूज कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, इसको हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि इसका एक्सटेंसिवली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इसको हमने ज्यादातर पेरेंटल प्रिपरेशंस पे देते हैं। लिग्नोकेन हमारा एरिथमियास में यूजफुल नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि उसमें इनएक्टिवेटेड स्टेज जो है वो बहुत ब्रीफ पीरियड होता है, बहुत ही ब्रीफ पीरियड होता है उसका, ज्यादातर ओपन या रेस्टिंग स्टेज में मोस्टली ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिसिटी की वजह से जल्दी से जल्दी आपके चैनल जो है वो स्विच होते रहते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट बहुत रेयर है, क्योंकि बहुत अगर रिकमेंडेड डोजेस पे दिया जाए तो ये सेफ है, लेकिन अगर हायर डोजेस पे दिया जाए तो ड्रोजिनेस, डिसओरिएंटेशंस, मसल ट्विचिंग है, मसल ट्विचिंग के साथ उसको प्रोग्रेस करवा के कन्वर्जेंस तक भी ले जाता है, निस्टैग्मस, ब्लड विजन्स वगैरह करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है कि इसके नाम से ही, यानी कि लिग्नोकेन, एल फॉर लोकल एनेस्थेटिक, इनएक्टिव, ओरली हम ओरली नहीं दे सकते, गिवन आईवी दे सकते हैं अगर एंटी एरिथमिक एक्शंस के लिए दे रहे हैं। सोडियम ब्लॉकेज इफेक्ट्स जो है विच अकर ओनली इन इनएक्टिव स्टेट ऑफ सोडियम चैनल, सीएनएस साइड इफेक्ट्स इसमें हायर डोजेस में मिल सकते हैं। एक्शन जो होता है इसका ओनली लास्ट फॉर 15 मिनट्स होते हैं। नो एक्शन ऑफ एवी नोड्स एंड ऐसे नोड में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि एट्रिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें मोस्टली एट्रिया में मोस्टली इफेक्ट जो है चैनल जो है वो ओपन स्टेट में, इनएक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहते। ठीक है, अब लिग्नोकेन की ही एक एनालॉग है, ओरल एनालॉग है मैग्जिलिटीन। ठीक है, ये ओरल एनालॉग है, यानी कि क्योंकि लिग्नोकेन हम ओरली नहीं दे पा रहे, तो इसका ही एनालॉग हम मैग्जिलिटीन बनाया है, जो ओरल एनालॉग ऑफ लिग्नोकेन है। इसका कोई नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इस वजह से हम आराम से इसको ओरली दे सकते हैं। मोस्टली हम इसे यूज करते हैं फॉर वेंट्रिकुलर एरिथमियास, जो है क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास, और ड्यू टू अगर प्रीवियस एमआई की वजह से या इस्केमिक इंजरी की वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमियास हो रहे हैं, उनमें हम मोस्टली दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह बीसीक्यूज अगर आ जाए कि कौन सी ओरली एक्टिव लिग्नोकेन एनालॉग है जो यूज हो सकता है, मोस्टली यूज होता है क्रॉनिक में, लेकिन एक्यूट में भी हो सकता है वेंट्रिकुलर एरिथमियास में, तो उसमें कौन सी चॉइस होगी, मैग्जिलिटीन। ठीक है, ठीक है, फेनिटोइन भी 1B ड्रग है। फेनिटोइन जो आपने पढ़ा हुआ है कि ये मोस्टली यूज होता है एंटी कन्वर्जन इफेक्ट्स के लिए, मोस्टली ये एपिलेप्सी में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपके फेनिटोइन का सोडियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट्स कार्डियक टिश्यू में भी है। ठीक है, इस वजह से हम इसको आपके एरिथमियास में भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली डिजिटालिस इंड्यूस एरिथमियास पे अगर लिग्नोकेन हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम फेनिटोइन भी दे सकते हैं। ठीक है, और टॉसिडी पॉइंटिस में भी अगर आपके क्लास 1A की वजह से, क्यूनिडीन की वजह से इंड्यूस टॉसिडी पॉइंटिस है, एडिनोसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फेनिटोइन भी दे सकते हैं। फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट्स मोस्टली क्या होता है कि जिंजिवल हाइपरप्लेजिया एंड इर्सोटिज्म। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कन्वर्जेंस भी हो सकता है, नेस्टिग्मस हो सकता है, स्लर्ड स्पीच भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब है क्लास 1C ड्रग। क्लास 1C ड्रग कौन सी थी, जो आपके एक्शन ड्यूरेशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो फेज 0 को मार्कली रिड्यूस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स को। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती थी, फ्लेकेनाइड, एंकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। ठीक है, प्रोपाफेनॉन जो है क्लास 1C की प्रोटोटाइप ड्रग है। इसका सिमिलर एक्शन है बीटा ब्लॉकर्स की जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग थी ना, प्रोपेनॉल, उसके ही इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, और इसमें भी बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स भी होता है। ठीक है, और ये मोस्टली हमारे ड्रग्स यूज होती है वेंट्रिकुलर एरिथमियास पे, री एंट्रेंट टैकिकार्डियाज, क्योंकि एसिडी पाथवे की वजह से जो वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम की वजह से जो एसिडी पाथवे बन गया है, जिसकी री एंट्रेंट टैकिकार्डिया हो रहा है, उसकी वजह से भी जो एरिथमियाज होते हैं उसमें भी हम मोस्टली प्रोपाफेनॉन या 1C ड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्लेकेनाइड और एंकेनाइड भी जो है वो क्लास 1C ड्रग्स है, ये भी फेज 0 को मार्केटली रिड्यूस करता है। अच्छा,
आपका है क्लास 2 ड्रग। अच्छा, क्लास 1-3 जो 1C जो है ना, वो भी जो है वो आपके मतलब उसके वो भी टॉर्सिडी डी पॉइंटिस जो है कि चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है, क्योंकि वो भी आपके पास सम एक्सटेंट उसमें भी इफेक्ट्स होता है, जस्ट लाइक 1A की तरह कि वो प्रो एथ्रोमेटिक होता है, यानी कि वो टॉर्सिडी डी पॉइंटिस के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, तो उसमें भी 1C और 1A जो करवाते, इसमें BCQs था, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने BCQs इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, अब है क्लास 2। क्लास 2 आपने एंटी एंजाइनल ड्रग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो एरिथमियास रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या इफेक्ट्स होता है कि फेज 4 डीपोलराइजेशन को ये डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये बीटा इफेक्ट्स की वजह से, बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स की वजह से ये ऑटोमेटिसिटी को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि बीटा अगर स्टिमुलेशन, बीटा 1 स्टिमुलेशन की वजह से मोस्टली आपके पास ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होती है और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल यानी कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है। वो वही चीज को बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से आपकी ब्लॉक करवा देती है। ठीक है, प्रोलॉन्ग एवी कंडक्शंस मोस्टली हो जाता है, क्योंकि ये डिले आपके ऑटोमेटिसिटी मोस्टली कहाँ पे होता है, आपके आपके नोडल टिश्यू यानी कि ऐसे नोड में होता है। तो प्रोलॉन्ग एवी कंडक्शन करवा सकता है, जिसकी वजह से एवी कंडक्शन जो है इंक्रीज होता है, इफेक्टिव पीरियड इंक्रीज होता है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शंस को भी ये डिक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, फेज 4 में क्योंकि स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेसिटी जो कि क्योंकि फेज 4 में जो है वो क्यों फेज 4 में मोस्टली, क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनियसली सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो रही होती है। ठीक है, यानी कि मतलब अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम चैनल्स ओपनिंग, उस फेज 4 में स्पॉन्टेनियसली सोडियम चैनल्स की ऑटोमेटिकली आपके सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ही फिर फेज 4 जो है प्रोसीड टूवर्ड्स दी फेज 0, तो उसको ही आपकी बीटा ब्लॉकर्स मोस्टली ब्लॉक करवाता है, और आपकी नोडल एक्टिविटी यानी कि नोडल में भी आपकी पेस मेकर एक्टिविटी है, उसको भी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शंस को डिक्रीज करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रोप्रानोल जो है जो नॉन सेलेक्टिव है, वो मोस्टली अपार्ट फ्रॉम बीटा 1 इफेक्ट्स आपके बीटा 2 इफेक्ट्स भी होंगे, तो वो एस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म जो है उन पेशेंट्स में हम उनको नहीं दे सकते, यानी कि अगर एस्थमा है और ब्रैक्टिकार्डिया है और सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उन पेशेंट्स में हम नहीं दे सकते। कहाँ पे हम इसे मोस्टली देते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड डिजिटालिस इंड्यूस्ड एरिथमियास में हम इसे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हमें और सेफ साइड में जाना है तो हम एसिबिटोलॉल देंगे, जो आपकी सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, जो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है उसमें दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्दर इसकी क्लेम के यूजेस को यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में दे दिया है कि सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो एरिथमियास हो रहे हैं उसमें हम दे सकते हैं, साइनस टैकिकार्डिया में हम दे सकते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियास में दे सकते हैं, सुपरवेंट्रिकुलर एरिथमियास में दे सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली ये एट्रियल एरिथमियास में मोस्टली ज्यादा अफेक्ट करता है, ज्यादातर हम इसे एट्रियल एरिथमियास में देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब है क्लास 3 ड्रग्स। क्लास 3 ड्रग विच इज पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में अमाइड्रॉन, ब्रिटालियम एंड सोटालोन। ठीक है, अब ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करवा के आपके एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज करवा देता है, जस्ट लाइक आपका जो क्लास 1A ड्रग थी ना, लेकिन ये सोडियम चैनल्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो फेज 0 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये डिले करवा देता है फेज 4 को या फेज 3 को, यानी कि डीपोलराइजेशन विल बी डिक्रीजेस, तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अमाइड्रॉन मैंने बताया था कि बहुत कॉमनली इसका BCQs में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऑस्पिस में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत कॉमन है। ठीक है, अमाइड्रॉन जो है वो आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, तो ये मे बी थायराइड टिश्यूज को इंटरफेयर करवा के हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म ये करवा सकते हैं। अमाइड्रॉन का मल्टीपल इफेक्ट्स है, मल्टीपल इफेक्ट्स मीन ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड बीटा ब्लॉकर यानी कि बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा देता है, यानी कि ऑल 4 क्लासेस के इफेक्ट्स इस पे मौजूद है। ये हार्ट रेट एवी नोडल कंडक्शंस को भी ब्लॉक करवा सकती है। ठीक है, क्यूटी इसकी वजह से ये क्यूटी जो इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग करवा देता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकिंग की वजह से प्राइमरीली ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करवा देती है। मोस्टली इसका सब पे इफेक्ट है, तो आइडियली हम इसे किसी भी यानी कि सुपरवेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर एरिथमियास कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट एमआई की वजह से जो एरिथमियास की वजह से डेथ हो रही है
उसकी चांसेस को भी ये डिक्रीज करवाता है। इसके साइड इफेक्ट्स मल्टीपल है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स मल्टीपल है। इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ निमोनिक्स बता दिए कि T2P2L2C, यानी कि T फॉर थायराइड एबनॉर्मेलिटी, यानी कि हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म करवाएगा। 2P मींस फोटोसेंसिटिविटी करवा सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी 2P, एंड 2L मींस लंग्स एंड लिवर, यानी कि लंग्स में भी फाइब्रोसिस करवा सकते हैं, लिवर भी डैमेज करवा सकते हैं। एंड 2C मींस कार्डियक एंड कॉर्निया, यानी कि कार्डियक डिप्रेशन करवा रहा है, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी रखता है, सोडियम चैनल, कैल्शियम एंड पोटेशियम सबको ब्लॉक करवा के ये कार्डियक डिप्रेशन इफेक्ट्स को और एनहेंस करवा देता है, ठीक है। कॉर्नियल डिपॉजिट भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है। इसके स्पेलिंग्स जो नाम से एमाइड्रॉन आ रहा है उसी से भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि ए फॉर एंटी एरिथमिक ड्रग है, मल्टीपल एक्शंस है, आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, ओरली यूज कर सकते हैं, ड्यूरेशन इज एक्शन इज वेरी लॉन्ग। ये बीसीक्यूज इसमें मैंने डालना था, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आगे डाला है कि कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो अदर एंटी एरिथमिक ड्रग से ज्यादा है। तो सबसे जो अमंग ऑल एंटी एरिथमिक ड्रग जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वेरी लॉन्ग है वो अमाइड्रॉन है। इसमें मैंने बीसीक्यूज डालना था, मे बी मेरे ख्याल से आगे नहीं डाला है मैंने, हाँ मेरे ख्याल से नहीं डाला है ना, ठीक है। तो इसका जो बीसीक्यूज था एमाइड्रॉन रिलेटेड, इसको साइड इफेक्ट्स रिलेटेड बहुत बीसीक्यूज है इसके, 5-6 बीसीक्यूज थे, वो मैं स्लाइड्स ज्यादा हो रही थी इस वजह से नहीं डाला था, और इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से इसका, क्योंकि अदर एंटी एरिथमिक ड्रग्स इसका वीक्स के हिसाब से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सुटालॉल जो है वो बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी रखता है, यानी कि क्लास 2 एंड क्लास 3 दोनों इफेक्ट्स रखता है, ठीक है। ये भी अमाइड्रॉन की तरह रिथमिक इंड्यूस जो पोस्ट एमआई रिथमिया के रिलेटेड डेथ है उसकी चांसेस को डिक्रीज करता है। ये भी अमाइड्रॉन की तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास 2 में हाँ ब्रिटालियम भी आ जाता है, ठीक है। वो अपार्ट फ्रॉम ये कार्डियक पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करवाता है, ये मोस्टली आपके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स भी रख सकता है, क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्शंस को या अफेक्टिव पीरियड्स को आपके मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स भी ये रख सकता है, क्योंकि ये आपके अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम चैनल्स इफेक्ट्स इसमें सर्टेन एक्सटेंट जो है अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जो अल्फा ब्लॉकेज इफेक्ट्स की वजह से मोस्टली इसमें पोस्टरल हाइपोटेंशन भी मिल सकता है, ठीक है। मोस्टली अमाइड्रॉन एंड सुटालॉल, ब्रिटालियम जो है वो आपकी क्लास 3 ड्रग में आ गई, यानी कि वो पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर है, ठीक है। उसमें जो आपने याद ज्यादातर रखना है वो अमाइड्रॉन है जो प्रोटोटाइप ड्रग है, ठीक है। उसके बाद सुटालॉल जो है लाइक अमाइड्रॉन की तरह इसमें सम एक्सटेंट बीटा ब्लॉकेज इफेक्ट्स भी होता है, लेकिन सोडियम चैनल इफेक्ट्स या आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज इफेक्ट्स नहीं होते। लास्टली क्लास 4 ड्रग जो है वो वेरापेमिल एंड डिल्टाइजम है, ठीक है। वो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स को ब्लॉक करवा के आपके एसए नोट में मोस्टली फेज 4 इन एसए नोट एवी नोट में वो ब्लॉक करवा देता है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपके पास मोस्टली जो फेज 4 था, फेज 4 इन ऑटोमेटिक, जो मैंने बीटा ब्लॉकर्स में भी बताया था कि फेज 4 में जो ऑटोमेटिक जो जिसमें नोडल, क्योंकि आपके पास कार्डियक टिश्यू डिवाइडेड है नोडल एंड नॉन नोडल टिश्यू में। नोडल में कि स्पॉन्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, स्पॉन्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसकी जो नॉन नोडल टिश्यू का एक्शन पोटेंशियल है उससे डिफरेंस हो जाता है, यानी कि उसमें फेजेस जो होती है 1 एंड 2 नहीं होती, उसमें फेज 4, 0, 3 एंड 4 होती है, यानी कि फेज 0, 3 एंड 4। फेज 4 जो होती है ऐसे नोट में या ऑटोमेटिक टिश्यू में जो होती है उसमें क्या होता है कि सोडियम इनफ्लक्स होता है, पोटेशियम इफ्लक्स होते हैं एंड कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। अंटिल इतना होता है, यानी कि आपके पोटेशियम या बाहर भी जा रहा है, कैल्शियम एंड सोडियम अंदर भी आ रहा है, जब तक वो आता रहता है जब तक आपका ट्रिस्टियोल लेवल तक नहीं आ जाता, और ट्रिस्टियोल लेवल पे आके बाद अपस्ट्रोक होता है ड्यू टू सडन राइज ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स। तो आपके पास जो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर्स है मोस्टली फेज 4 ऑफ ऐसे नोट को डिक्रीज करवाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फेज 0 को भी ब्लॉक करवाता है इन एसे नोट एंड एवी नोट में, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर नॉन नोडल टिश्यू में ये फेज 2 जो है ना, जो प्लेटियो फेज है उसको ब्लॉक करेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिसिटी को किस तरह ब्लॉक करेगा, ठीक है, पेस मेकर एक्टिविटी को किस तरह ब्लॉक करेगा आपके पास, क्योंकि पेस मेकर टिश्यूज में आपके पास फेज 4 फेज 0 है जो कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग की वजह से हो रहा है, उसको ये ब्लॉक करवा देता है,
ठीक है। और ऑटोमेटिसिटी किस वजह से हो रही थी, बीटा इंड्यूस हो रही थी, तो बीटा ब्लॉकर्स आपके फेज 4 को भी और फेज 0 को भी ब्लॉक करवा सकता है आराम से। इस पे वेरापेमिल एंड डेल्टाइजम है, ठीक है। इसके आपने साइड इफेक्ट्स और मोस्टली पढ़ चुके हो कि ये मोस्टली स्ट्रॉन्गर इफेक्ट रखता है हार्ट पे वेरापेमिल का, देन स्मूथ मसल में, और डेल्टाइजम का मिक्स इफेक्ट होता है, ठीक है। और मोस्टली वेरापेमिल यूज इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास, क्योंकि ऑटोमेटिसिटी मोस्टली ऐसे नोड और एवी नोड्स में ही है, तो उन्हीं टिश्यूज में ही अगर जनरेट हो रहा है एक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं इसे आराम से, ठीक है। एडिनोसिन जो है, जो अदर्स में आ जाती है, एडिनोसिन जो है वो ओपन करता है जी कपल पोटेशियम चैनल्स को, और जिसकी वजह से ये हाइपरपोलराइजेशन करवा देता है, नोडल कंडक्शंस को ये डिक्रीज करवा देता है, ठीक है। मोस्टली हम इसे यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्सिडिटी पॉइंटिस में, प्रोलॉक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, और सुपरवेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम भी हम इसे में भी यूज कर सकते हैं टॉर्सिडिटी पॉइंटिस में। इसका इफेक्ट, मैग्नीशियम का इफेक्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि इसमें बताया गया है, इसकी स्पेसिफिक थ्योरी अभी भी जनरेट नहीं हुई है कि कहाँ कैसे अफेक्ट करके ये एरिथमियास के चांसेस को डिक्रीज करवाता है। मोस्टली ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में भी अफेक्ट करता है, या आपके सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करवा के ये अफेक्ट करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि एरिथमियास में भी टैकिकार्डिया की तरफ जा रहा है या ब्लॉक की तरफ जा रहा है। अगर ब्लॉक की तरफ जा रहा है तो उसमें हमने हार्ट रेट ब्लॉक इंक्रीज करवाने के लिए जैसे एट्रोपिन दे दिया, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे दी, एड्रेनलिन्स वगैरह ना, वो हमने दे दी, आइसोपेरानिल यानी नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट वगैरह वो हम लोगों ने दे दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? मैम चैट बॉक्स ऑन किया आपने, उसमें आ रहे होंगे। हाँ हाँ, ऐसे नोट ब्लॉकिंग इफेक्ट्स मैं एक दफा फिर बता देती हूँ। ऐसे नोट ब्लॉकिंग इफेक्ट्स, आई एम सॉरी बच्चा, मैं थोड़ी सी फास्ट जा रही थी, क्योंकि ये क्लास 1A और 1B, क्योंकि मोस्टली जो मैंने शुरू का लेक्चर लिया था वो यही था जो फिजियोलॉजी था, जो आपकी मेडिसिन था, ठीक है, उसमें ही रिलेटेड मैंने बहुत ज्यादा जल्दी में गई हूँ। लेकिन मैंने क्लास 1A, क्लास 1 और क्लास 3 में जो हमारा मेजर टॉपिक था, इसमें मैंने कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन कुछ भी समझ में आया तो आप पूछ लो। ऐसे नोट ब्लॉकिंग इफेक्ट्स मींस कि हमारे पास क्या है कि ऑटो आपके ऐसे नोट पे क्या है कि बीटा आपके स्पॉन्टेनियसली जनरेशन होती है एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि कार्डियक टिश्यू जो है वो डिवाइडेड होता है नॉन नोडल और नोडल टिश्यूज में। नोडल टिश्यू जो होता है उसपे एक्शन पोटेंशियल की फेजेस अलग होती है, और उसमें ऑटोमेटिसिटी की वजह से स्पॉन्टेनियस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होती है। तो जो वाली ड्रग्स होती हैं जो बीटा या ऑटोमेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपके रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उसको ब्लॉक करवाए, तो हमारे पास मोस्टली आपकी इफेक्ट्स को, ऐसे नोट की इफेक्ट्स को वो डिक्रीज करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग्स आपके पास कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करवा दे नॉन नोडल टिश्यू में, वो फेज 3 को ब्लॉक करवा रहा था, जैसे इस तरह ना, यहाँ पे जैसे इस पे यहाँ पे वो फेज 3 को ब्लॉक करवा रहा है, ठीक है। फिर नॉन नोडल टिश्यू में वो फेज 3 को में ब्लॉक करवा रहा है, जैसे यहाँ पे बता दिया ना, वो फेज 3 को ब्लॉक करवा रहा है। लेकिन नोडल टिश्यू में जो ऐसे नोड पे है वो फेज 4 और फेज 0 दोनों को डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर जो स्पॉन्टेनियसली इफेक्ट्स को डिक्रीज करवा रहा है ऐसे नोट पे स्पॉन्टेनियस, वो बीटा ब्लॉकर यानी कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करवाए, और जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करवाए मोस्टली। अमाइड्रोन को हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास, क्योंकि एमआई पोस्ट एमआई में मोस्टली लाइडोकेन मोस्टली ज्यादातर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, क्योंकि अमाइड्रोन को हमने सेकंड चॉइस ज्यादा रखेंगे, ठीक है, हमने इसको सेकंड चॉइस ज्यादा रखेंगे, क्योंकि आपका इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज्यादा है, इस वजह से हम लोग लाइडोकेन को फर्स्ट चॉइस रख के इसको अमाइड्रोन को सेकंड चॉइस रख सकते हैं। और कुछ पूछना है अगर मैंने अगर जल्दी में कुछ ऐसा को टॉपिक मिस कर दिया है या ऐसा? सॉरी, इसमें मैंने बीसी कुछ ज्यादा डाले क्योंकि स्लाइड्स कुछ ज्यादा हो गई थी,
अच्छा, इसमें क्लास 1A रिलेटेड बहुत सारे BCQs थे। आई नो कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स थोड़ा सा ड्राई है सब्जेक्ट। और कुछ पूछना है बच्चा? अगर मैं कुछ जल्दी जल्दी में कुछ आप लोगों से मिस हो गया है, मैं ज़्यादा पढ़ा रही जल्दी थी। अहमद, अहमद कौन है? अरीशा नवाज, कुछ पूछना है बेटा? जी मैडम, सब यही कह रहे हैं, हम ऑफिस पढ़ा देंगे। उनको पता नहीं है हाँ, कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आप सही टाइम अपना बहुत कवर लिमिटेड करें। है और मेरा बहुत ज़्यादा टॉपिक था ना, तो इस वजह से मैंने वो कर रही थी। नहीं, आप बिल्कुल आपने सही। नहीं, मैम अगर एंड कुछ करूँ पूछना क्लास, है तो, अगर उन्होंने या कुछ पूछना थोड़ा तो सा नहीं वेट है। कर लें? 5 मिनट वेट कर लें या एंड कर दूँ? अभी टाइम हो गया है क्या? टाइम तो आपका 11 बजे ही हो गया था, मैंने तो इसलिए अच्छा अच्छा मैंने अच्छा आपको डिस्टर्ब नहीं अच्छा किया। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। भाई, चले ठीक है। ये कोई मिन्हा मुर्तज़ा ने सवाल किया, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वाई इनसे क्लास पूछ लें। 1 कैन नॉट बी यूज फॉर एट्रियल? नहीं, हम लोग क्लास 1 को भी हम एट्रियल फिब्रिलेशंस एरिथमियास में आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 1 को भी मैंने इसमें मैंने यह बताया था, यहाँ पे मैंने बता चुकी हूँ। मैंने इन्हें अनम्यूट भी कर दिया, आप इनसे पूछ लें। मिनहा, देखो नहीं उनके क्लास 1 ही ड्रग जो है मैंने बताया था कि ऑलरेडी मैंने क्विनिडीन का बताया था कि वो एट्रियल एरिथमियास और वेंट्रिकुलर एरिथमियास दोनों में आराम से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिस, आपने क्योंकि कहा था ना कि वो उसका जो सोडियम ब्लॉकेज होता है वो इनएक्टिव स्टेट में और ओपन स्टेट में एक्ट नहीं करता, तो वो बात नहीं नहीं समझ में नहीं, आई। वो चीज अलग बताई थी। ठीक है, वो मैंने लाइडोकेन की वजह से बताई थी। लाइडोकेन 1A वाला तो यूज आराम से हम कर सकते हैं, लाइडोकेन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आपके एट्रियल टिश्यूज में मैंने वही बता चुकी हूँ कि उसमें ऑटोमेटिक टिश्यू ज्यादा है, ऑटोमेटिसिटी उसमें ज्यादा है। तो स्टेज जो ड्रग है ना 1B वाली लाइडोकेन, वो यूज नहीं होती, क्योंकि वो आपके पास जो स्टेज जो है ना ओपन, जो ड्रग्स के जो सोडियम चैनल्स के जो मैंने बताए थे, वो तो समझ में आ गया था ना कि ओपन है, इनएक्टिवेटेड है एंड रेस्टिंग स्टेज। आपके पास जो मोस्टली लाइडोकेन अफेक्ट करते हैं, जो क्लास 1B वाला, वो मोस्टली अफेक्ट करता है इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल्स में। ठीक है, और इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स की जो है वो स्टेज, वो एट्रियल टिश्यू में बहुत ब्रीफ होती है, वो बहुत ही कम होती है। ओपन एंड रेस्टिंग स्टेज उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जल्दी से जल्दी एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है। ठीक है, एक मिस, ये के सिर्फ बाद लाइडोकेन एक, के लिए है? ये 1B के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है मैडम, मैं चलो ठीक क्लास एंड है, कर दूँ? थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़।